कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आपका फिर से व्यूअर्स स्वागत है हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली संजय नगर में, और मैं अभिषेक जौहरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे अंतराल बाद कुछ परिस्थितियों की वजह से गैप पड़ गया और हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। और जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ जो एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही थी, जिसको मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 तक आपको बता दिया था, राज्य के पुनर्गठन तक, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब से पूरा प्रयास रहेगा कि अब आगे जो आपकी पॉलिटी की सीरीज बची हुई है वो लगातार चलती रहे, किसी तरीके का विद्वान जो किसी तरीके का डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट ना हो। अब आपको जो है पॉलिटी की सीरीज एक बार फिर से ज़्यादा आपको मिलती रहेगी, तो हमसे जुड़े रहें पॉलिटी के अपडेट्स लेने के लिए। आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पर पार्ट 1 के बाद एक अलग से टॉपिक लिया था, राज्यों का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स। वहाँ तक आपको सारे राज्यों का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, वहाँ तक आपको मैंने पार्ट 1 पूरा कवर करा दिया था। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे पार्ट 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। आप अगर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं और थोड़े से भी अपडेट रहते हैं तो आपने ये बहुत देखा होगा। पार्ट 2 इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि हम सीए और एनआरसी से रिलेट बता रहे थे कि आप अपडेट होते रहे होंगे। आज जो भी आपके डाउट हैं सीए और एनआरसी के, वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सिटीजनशिप, नागरिकता, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर बताई गई है नागरिकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। और कितने आर्टिकल्स को ये कवर करती है ये भी पूछा जाता है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद में जो है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। कि जो आप सुनते रहते हो कई तरीके की, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ तक हम सीए एनआरसी तक भी पहुंचेंगे। तो ठीक है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। तो पहला बेसिक क्वेश्चन आपका बन गया कि नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में या पार्ट 2 में। नागरिकता जो है कौन से अनुच्छेद में है संविधान के? बड़े अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब सबसे पहली चीज आती है, नागरिकता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता चाहिए कि नागरिकता है क्या। एक होता है निवासी और एक होता है नागरिक। तो नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप है क्या, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, निवासी तो कोई भी होता है कि कोई कहीं रह रहा है किसी घर में, तो वो जैसे मान लीजिए आप किसी घर के स्वामी हैं, किसी घर के मालिक हैं, आप रह रहे हैं उस घर में, उसमें एक किराएदार भी रह रहा है, लेकिन मालिक तो आप रहोगे। आपके कुछ स्पेशल राइट्स होंगे कि जो उस किराएदार को आपको प्रोवाइड नहीं करे होंगे आपने। कि मान लीजिए आप कुछ भी अपनी मर्जी से अपने मकान में कर सकते हैं, लेकिन वो किराएदार आपकी मर्जी के बिना नहीं कर सकता। तो यही डिफरेंस है बेसिक। अब इसको हम थोड़ा टेक्निकल लेके चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। तो नागरिकता को डिफाइन किया गया है। नागरिकता को कैसे डिफाइन किया गया है, सुनिए एक बार। नागरिकता किसी देश के निवासियों की विशेष या वैधानिक स्थिति है, मतलब एक स्पेशल पोजीशन है, एक स्पेशल सिचुएशन है, एक वैधानिक, एक लीगल स्थिति है, जिसके माध्यम से उन नागरिकों को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त किए जाते, कुछ निश्चित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और मतलब जो आप अधिकार पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स, वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल जो होते हैं कंट्री में, कुछ तो सबके लिए होते हैं, नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए भी, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ उस देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे, जो हमें एक नागरिक होने के नाते हमें जो है कर्तव्यों का पालन करना होता है, और विदेशी उन कर्तव्यों को पालन करने के लिए, उन फंडामेंटल ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो समझिए क्या डिफरेंस। नागरिकता क्या चीज़ है? नागरिकता के थ्रू आपको कुछ निश्चित अधिकार दिए जाएंगे, कुछ निश्चित अधिकार होंगे जो सिर्फ उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। मतलब अगर कोई विदेशी आ जाता है तो वो वाले जो स्पेशल राइट्स हैं वो उस विदेशी के पास नहीं होंगे, वो सिर्फ किसके पास होंगे? उस देश के उस निवासी के पास, किसी विशेष निवासी के पास कुछ निश्चित अधिकार है उस देश के। इसका मतलब वो उस देश का नागरिक है, सिटीजन है। दूसरी बात क्या होती है, निश्चित अधिकार के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं।
जब हम आगे पहुंचेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 में, तब हम अधिकारों को, मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4 में, पार्ट 3 और 4 की जब बात करेंगे तो हम आने वाली सीरीज में जल्दी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे, ये अधिकार किसको मिलेंगे? नागरिक को। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करने के लिए उस देश के नागरिकों को पालन करना पड़ेगा, वो उसके लिए बाध्य, लेकिन विदेशी उसके लिए बाध्य नहीं है, मतलब जो उस देश के नागरिक नहीं है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही क्लियर होनी चाहिए, नागरिकता निवासी या नागरिकता होती क्या है, मतलब किसको बोलते हैं सिटीजन। तो सिटीजन, एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूं, उसको बोलते हैं जिसको उस देश के द्वारा या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड होते हैं और उसे कुछ स्पेशल ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है, वो उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो किसी तरीके का नागरिकता से रिलेटेड, जो मैंने डेफिनेशन दी है यहाँ पर, कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। बिल्कुल, वैसे आई होप सो मैंने लिख दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। नागरिकता का आप समझिए कि मतलब उस देश के उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ निश्चित अधिकार, कौन कौन से अधिकार, अभी हम उनकी यहाँ पर करेंगे, उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे, और कुछ कर्तव्य जिसको हम पार्ट 4 में जब जाएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, तो वो जो कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। तो ये चीज होती है नागरिकता। अब नागरिकता आप समझ गए। अब नागरिकता को पढ़ने के लिए एक चीज और समझना चाहिए आपको, दो तरीके की नागरिकता होती है। नागरिकता कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक एकल, हम मोटे मोटे शब्दों में हम देखें तो एकल और दोहरी नागरिकता। एकल और दोहरी नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप। आप कह सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हमारे यहाँ जो भारत में है वो सिर्फ इकहरी नागरिकता का या सिंगल सिटीजन का प्रोविजन है, लेकिन यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप का ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। देखिए क्या मतलब, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम लोग रह रहे हैं, अब हम इंडिया के सिटीजनशिप में हमें भारत की नागरिकता प्रदान है, ऐसा नहीं कि हमें स्पेशल यूपी की अलग नागरिकता प्रदान हो। कोई अगर एमपी में रह रहा है, कोई उड़ीसा में रह रहा है, तो उसको जो है सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप उसके कंट्री की, उसकी जो कंट्री है या जो आप कह सकते हैं स्टेट है पॉलिटिकल साइंस में, उसकी नागरिकता प्राप्त है, उस देश की नागरिकता प्राप्त है, उस राज्य की अलग से कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है, तो उसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब भारत में जो है हर किसी को सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। पहले इसका एक अपवाद हुआ करता था, पहले इसका आर्टिकल 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन था, कि मतलब वो इंडिया का सिटीजन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो किसका सिटीजन कहलाता था, जम्मू कश्मीर का भी। जब कभी आप कोई वैकेंसी आती होगी, फॉर्म पढ़ते होंगे, तो उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, उसमें जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। ये एक अपवाद था भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का, कि पूरे भारत में कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन J&K में कैसी नागरिकता थी, ड्यूअल सिटीजनशिप थी। अब है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद, आर्टिकल 370 और 35 है, इसकी भी हम जिक्र करेंगे, उसके बाद से अब भारत में सिर्फ क्या रह गई है, सिंगल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको उस कंट्री की या उस देश की तो नागरिकता है, साथ ही साथ आप जिस प्रोविजन में रह रहे हो, जिस प्रांत में रह रहे हो या जिस स्टेट में रह रहे हो, यहाँ पे मैं प्रोविजन लिखूंगा पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। जैसे सपोज करिए कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको यूपी की भी नागरिकता अलग से हो, इंडिया की सिटीजनशिप भी अलग से हो, आपके पास नागरिकता की दो पहचान हो कि आप यूपी के भी नागरिक हो, आप भारत के भी नागरिक हो, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हम सब लोग किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। कहाँ पर प्रावधान, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। मतलब यूएसए में जो है वो अगर किसी प्रोविजन में रह रहा है तो वो यूएसए का तो सिटीजन कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके जो जिस प्रोविजन में वो रह रहा है, जिस प्रांत में वो रह रहा है, वहां का भी नागरिक कहलाएगा। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी था, ये कई बार पूछा जाता है, यूएसए में कैसी है, ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन कहाँ पर है, और इंडिया में हमारे यहाँ जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिर्फ एक से पहले एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म हो जाने के बाद वो प्रोविजन अब खत्म हो चुका है। देखिए, तो अब ये तो बात हो गई नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे होती है। अब हम बात करते हैं एक चीज की,
कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको बताया नागरिकों को जो होते हैं कुछ लिमिटेड अधिकार दिए जाते हैं। मतलब जो स्पेशल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल फंडामेंटल राइट्स में ही कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो किसको मिले गए हैं, सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले। तो एक बार हम उन पे नजर डाल लेते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि कौन सा जो है वो स्पेशल राइट सिटीजन के लिए होता है, विदेशी के लिए नहीं होता है। हालांकि हम इन सारी चीज़ों को आपकी जो अगला हम पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, उसमें जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं तो सिटीजनशिप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना, ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29-30, ये जो अधिकार है अनुच्छेद, या जो ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान है, तो कौन कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29-30। अब ये क्या क्या है इसको भी हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल 15 ये कहलाता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, इन फैक्ट्स के आधार पर किसी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और वर्क प्लेस के द्वारा किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इसको कहते हैं समानता का अधिकार। जब आप पढ़ोगे आगे तो आर्टिकल 15 से लेके आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पर जो ये बात हो रही है एक सब कैटेगरी है आर्टिकल 15 किसकी, समानता के आधार की, कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, रिलीजन, रेस, कास्ट और बर्थ प्लेस, इनके आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये सब चीज़ें जब आप फंडामेंटल हम राइट्स पढ़ रहे होंगे अगले चैप्टर में, तब हम इसको बताएंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम वहाँ पर लेकर आपके साथ क्लियर करके चलेंगे। देखिए आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक सेवाओं में समानता, लोक सेवाओं में समानता, मतलब जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन ये मोटे मोटे बातों में कहा गई है। जब हम फिर से कह रहे हैं पार्ट 3 पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जो लोक सेवाएं होती है या जो नौकरी वगैरह मिलती है तो उसमें जो है किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो किसके पास है, सिर्फ 19 का, मतलब अपनी बात कहने का लिए नागरिकों को स्पेशल राइट्स है, वो फ्री है, लेकिन कोई विदेशी जो है उसके लिए फ्री नहीं है। आर्टिकल 29-30 की हम बात करते हैं तो अल्प, अभी आप मोटे शब्दों में समझो, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पर किया गया है। जो माइनॉरिटीज रह रही हैं जैसे हमारे यहाँ, उनका संरक्षण, उनको संरक्षण दिया गया है। जैसे इसमें आप समझ सकते हो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार मतलब एजुकेशन और रिलीजन। इन सब चीज़ों को हम अगले पार्ट में बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चलेंगे। उसकी कम से कम 2 वीडियो बनेंगी, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर सिर्फ हम नागरिकता के जो विशेष अधिकार दिए हैं, आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ किसको मिले, रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 29, 30, ये सिर्फ वाले जो राइट्स है आपको आर्टिकल पर ध्यान रखिए, ये किसके लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं प्रोवाइड है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये कुछ निश्चित अधिकार हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट लेना चाहते हैं, ये जो हैं सिर्फ उसको प्रोवाइड है। ठीक है, तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को ही प्रोवाइड है। अब जैसे सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है, हमने ये जान लिया कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किसे कहते हैं, किस तरीके की नागरिकता होती है। अब सबसे बड़ी चीज आता है, कौन डिसाइड करता है कि क्या, कौन नागरिक होगा, कौन नहीं नागरिक होगा। जैसे भी आपने देखा
कि धरना चल रहा था कोरोना से पहले सी और एनआरसी का, तो ये सब चीज़ें आप समझ ही गए होगे कि कौन डिसाइड करेगा। तो देखिए ये चीज़ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 11 जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे अनुच्छेद नहीं आपको पढ़ ले। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता, आर्टिकल 11 ये कहता है, मतलब जो आर्टिकल अनुच्छेद 11 है, आर्टिकल 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी लॉ बनाने की या कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो शक्ति जो है सिर्फ संसद के पास है। और किसी के, संसद आप समझ जाओ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये आप समझ जाओगे जब मैं आपको बिल वगैरह पढ़ा रहा हूँ आगे तब। तो यहाँ पर नागरिकता, जैसे कोई बिल आएगा तो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, दोनों पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा पास चला जाता है, राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। क्या कहलाता है, उससे पहले वो विधेयक कहलाता है और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद अधिनियम कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे अपनी सीरीज में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, हमारी इंडियन पार्लियामेंट के पास। नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनेगा कि कौन नागरिक कहलाएगा, कौन नागरिक नहीं कहलाएगा, किस तरीके से नागरिक बनोगे आप किसी देश के, किस तरीके से नहीं बनोगे, किस तरीके से आपकी नागरिकता छिन जाएगी, किस तरीके से आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, या उस देश के हो तो क्या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी जो भी इतने भी लॉ हैं वो नागरिकता संबंधित कानून बनाने की पावर किसके को दे रखी गई है, पार्लियामेंट को दे रखी गई है, संसद को दे रखी गई है। अब यहाँ पर आपको एक चीज जानना सबसे बड़ी जरूरत है कि सबसे पहले संसद ने नागरिकता अधिनियम बनाया था। नागरिकता का जो सिटीजनशिप एक्ट बना है, नागरिकता अधिनियम, वो कब बना है, तो वो आपको ध्यान रखना है 1955। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट कब बनाया गया, 1955। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम मैंने आपको बताया था 1956 में बना, ऐसे ही नागरिकता अधिनियम आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नागरिकता अधिनियम और मैच करने को भी आ सकता है, जैसे राज्य पुनर्गठन दे दिया, नागरिकता अधिनियम दे दिया और आप एक्ट पढ़ोगे और डेट्स दे दी, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी। तो नागरिकता अधिनियम कब बना है, 1955 में। मतलब संसद ने कानून बनाया और बताया कौन कौन नागरिक होगा नहीं होगा। लेकिन अब आने वाले टाइम के हिसाब से इस नागरिकता अधिनियम में जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, इसमें संशोधन होते रहते हैं और संशोधन अभी तक होते रहे हैं 2019 तक। सबसे रिसेंट जो आपको चर्चा में भी मैं समझाऊंगा सीए और एनआरसी क्या है, तो वही संशोधन जो है वही इसी को बोलते हैं। जैसे ये आपने बोल दिया सिटीजनशिप एक्ट, अब इसमें क्या होते रहे हैं संशोधन, मतलब एम्बेडमेंट। संशोधन को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में कहेंगे एम्बेडमेंट। तो देखिए क्या हो गया, फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो सीएए बन गया, इसीलिए इसको बिल को नाम देते हैं सिटीजनशिप एम्बेडमेंट एक्ट। तो ये सबसे रिसेंट संशोधन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले हुए हैं, कई बार हुए, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, इस तरीके से ये सिटीजनशिप में जो हमारे नागरिकता कानून बने हैं उसमें संशोधन होते रहे। अब इसमें कौन कौन सा संशोधन आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा चर्चा का विषय रहा है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। वो कौन सा है, 2019 के बारे में, और एक ही 2015 पे, और एक अभी कंसेप्ट लेके जाऊंगा, वो जानना आपको जरूरी है। देखिए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है कि अनुच्छेद 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिटीजनशिप जो एम्बेडमेंट एक्ट हुए हैं वो कब बना, 1955 में बना। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। देखिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे लेके चलते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट हो, मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब भी कह रहा हूँ कि पॉलिटी में आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं, बस थोड़ा सा डिले जरूर हो गया कुछ दिक्कतों की वजह से, लेकिन अभी जो है आपकी पॉलिटी में कोई सीरीज छूटने वाली नहीं है। अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से
मैं 90% गारंटी लेता हूँ। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से मेरी पहली वीडियो से लेकर जितनी मेरी सीरीज चलती जा रही है उतना आप देख लें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पॉलिटी का क्वेश्चन 90% गलत नहीं होगा। तो और आपको करंट्स की भी मैं अपडेट देता रहूँगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट की अपडेट्स आप सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे तो करंट पर ही उतना ही लोड आपका कम पड़ेगा। तो देखिए अब थोड़ा सा नागरिकता संशोधन अधिनियम को पढ़ने से पहले जो हमने इतना तो जान लिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कब बना 1955 और उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे। लेकिन अब नागरिकता पार्ट 2 से जो और क्वेश्चंस आते हैं पहले हम उनको देखते हैं कि नागरिकता हमें कैसे मिल सकती है। ये पूछा जाता है नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, मतलब कैसे आप भारत के सिटीजन बन सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार नहीं, नागरिकता प्राप्त कर सही लिखा है लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के आप लिख सकते हो वेज, तरीके क्या क्या है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो देखिए किसे आप कैसे नागरिकता मिलती है। एक तो जन्म द्वारा, मतलब आप बाई बर्थ आपके माँ बाप रह रहे हैं उसका भारत के नागरिक और आपका जन्म वहाँ पर हो जाता है तो आपको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। और आपके माँ बाप या आपके पूर्वज जो है वो नागरिक हैं तो किसके द्वारा, जन्म के द्वारा। दूसरी किसके द्वारा, वंश के द्वारा, रेस के द्वारा, मतलब वंश के द्वारा आपके वंश का कोई है तो जो है आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो जन्म के द्वारा, बाई बर्थ, वाई रेस, तीसरा पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी अगर कोई विदेशी चाहे तो भारत, वो विदेशी कह रहे हैं कोई और चाहे जो भारत में जिसकी नागरिकता ना हो तो वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है। लेकिन बस आपको इसमें ये देखना है, मैंने विदेशी बोल दिया था, विदेशी यहाँ नहीं लिखना है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको ही जो है पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी, भारतीय मूल के व्यक्ति को। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे जनरल कंडीशन ये इसमें एम्बेडमेंट होते रहते हैं कि वो व्यक्ति जो है भारत में लगातार 7 साल से 7 ईयर से या 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से लगातार 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है 7 ईयर से 7 ईयर से, तो उसको क्या मिल सकती है, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। चौथी चीज ये विदेशियों के लिए है देशीयकरण, देशीयकरण इसके द्वारा किसको मिलेगी, विदेशी, लेकिन वो विदेशी कम से कम 12 सालों से भारत में रह रहा हो। इसके साथ भी कुछ कंडीशंस है कि देशीकरण द्वारा जो नागरिकता है वो विदेशियों को मिलती है, लेकिन वो विदेशी भारत में कम से कम 12 साल से रह रहा हो। और कुछ और भी कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, जैसे उसको भारत की किसी एक लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, जैसे हिंदी आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए, मतलब जो भारतीय जो भाषाएं चल रही हैं हमारी तो उसकी किसी एक भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके मन में हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, या जो भी हमारे स्मारक हैं या इतिहासकार हैं, हमारे स्वतंत्र सेनानियों के आंदोलन है, वो सारे के पीछे लगा हो, मतलब एक तरीके से उनको जैसे हम तिरंगे के आगे सलाम करते हैं तो इस तरीके की उसकी मेंटलिटी हो। तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी, किसी व्यक्ति को विदेशी को देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा, पांचवा, किसी बाह्य क्षेत्र का के समामेलन द्वारा, मतलब अगर जैसे युद्ध या संधि के माध्यम से भारत, जैसे सिक्किम था या जो वो था पुर्तगाल वगैरह, आप ज्योग्राफी में भी हम आएंगे आगे तो इसकी चक्र करेंगे। अगर कोई जैसे लड़ाई हो जाती है और कोई हिस्सा हमारे में आ जाता है, हम जीत लेते हैं, जैसे इतिहास में आपने देखा होगा, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है या किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक जो होते हैं वो स्वतः ही क्या बन जाते हैं, भारत के नागरिक कहलाने लगते हैं। तो ये भारत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी बाह्य क्षेत्र के समामेलन द्वारा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये काफी पूछा जाता है। पंजीकरण जो है वो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है और देशीकरण के थ्रू नागरिकता किसको मिलती है, विदेशी। देखिए देखिए
स्क्रीनशॉट ले लिया अब आपने। अब नागरिकता छीनने के तरीके, मतलब नागरिकता जाएगी कैसे, ये नागरिकता प्राप्त करने के तो तरीके हमने बता दिए 5। अब नागरिकता जाने के, मतलब आपकी नागरिकता जो है वो कैसे कैसे छिन जाएगी। जैसे आपने पंजीकरण के थ्रू किसी को दे दी, आप विदेशी को भी बना रहे हो देशीकरण द्वारा या कोई भी है, तो आपकी नागरिकता जाने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला देखिए, नागरिकता आप देख सकते हो स्वेच्छा से त्याग। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिली है, अब देखिए कि इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। अब ऐसा नहीं कि आप कनाडा के सिटीजन हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। जैसे अक्षय कुमार हैं, कहाँ की अक्षय कुमार को अगर आप जाने तो वो रहते तो इंडिया में है, लेकिन उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है, कनाडा की। इसी तरीके से आलिया भट्ट की जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन की है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार की कनाडा की सिटीजनशिप है और आलिया भट्ट की ब्रिटेन की। ठीक है, तो स्वेच्छा से त्याग करके आप, स्वेच्छा से त्याग मतलब आप कहीं दूसरे की सिटीजनशिप लेना चाहते हो, कभी इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहें अगर अक्षय कुमार या आलिया भट्ट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कनाडा की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप का तो प्रोविजन नहीं। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कनाडा की या अमेरिका की सिटीजनशिप लेना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है। दूसरा है पर्यावसन। पर्यावसन के द्वारा मतलब ये होता है कि अगर आपने, एक तो होगा कि लीगल वे में आपने अपनी इच्छा से जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, आपने कहा कि मैं वहाँ की ले रहा हूँ। और दूसरा हुआ कि आपने बिना बताए जो है पर्यावसन द्वारा, मतलब सिर्फ कोई एडल्ट नहीं, अगर कोई बच्चा भी है और उसको कोई दूसरे की नागरिकता मिल जाती है, मतलब वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो होती है वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ने कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया और उसके बच्चे भी वहाँ चले गए, तो उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी और उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो चली जाएगी। तो पर्यावसन द्वारा जो है, आप अगर कहीं और की सिटीजनशिप लेते हो तो भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं आप, पर्यावसन के द्वारा नागरिकता जा सकती है। तीसरा है वंचित किए जाने, मतलब अगर संसद चाहे तो आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। वंचित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई कि उसका राष्ट्रध्वज, राष्ट्र, इन सबके बीच सम्मान होना चाहिए। अब कल को वो इन चीज़ों का सम्मान नहीं करता है, अपशब्द बोलता है, अपमान करता है, तो संसद के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति की पावर छीन ली जाए। लेकिन इसके थ्रू सिर्फ उन व्यक्तियों की नागरिकता नहीं छीन सकते हैं जबरदस्ती जिसको जन्म द्वारा भारत के नागरिक है। उनके लिए कुछ एक्ट्स हैं आईपीसी के थ्रू, उनके थ्रू दंड का प्रावधान है। लेकिन जन्म द्वारा जो है व्यक्ति, जन्म स्थान के द्वारा, वो जन्म के द्वारा जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, उनको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन पर आईपीसी के थ्रू कुछ एक्ट वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई विदेशी है तो उसको जो है नागरिकता से भारत की वंचित किया जा सकता है। तो स्वेच्छा से आप त्याग कर सकते हो, पर्यावसन के द्वारा आपकी नागरिकता चली जाएगी और वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से स्टैटिक पार्ट था कि नागरिकता हम कैसे, हमें मिल सकती है, हम कैसे खो सकते हैं। अब देखिए, नागरिक, अब भारत में जैसे जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, मतलब जितने भी संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या एमपी एमएलए, तो जो भी सारे लोग होते हैं, तो उनके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो सब जो है उनको उस पद को धारण करने के लिए भारत की नागरिकता का होना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि यूएसए और भारत में एक डिफरेंस है। जैसे आपने, एक तो आपने ये देखा कि ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, या यूएसए या इंडिया लिख देते हैं, आई लव इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप है और सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरी यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको वहाँ की जन्मजात नागरिक होना जरूरी है। मतलब आपको अगर किसी और मेथड के थ्रू आपको नागरिकता दी जा सकती है, तो वहाँ का, आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप है या बराक ओबामा थे या अब जो बने हैं वाइट, तो आपको जो है वहाँ का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। मतलब किसी संवैधानिक
पद को धारण करने के लिए, किसी संवैधानिक पद को धारण करने के लिए यूएसए में आपको जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, आप वहां के जन्मजात नागरिक होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है आपको किसी भी माध्यम से अगर नागरिकता प्राप्त है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो आराम से, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें जो थी मैंने नागरिकता की, आपकी स्टैटिक जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सीए और एनआरसी को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको सीए एनआरसी दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझा दूं। एक सिटीजनशिप होती है समुद्र पारी, इसको आप एकल या दोहरी से कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप, इसको जानना जरूरी है ये क्या होती है। जैसे ओवरसीज सिटीजनशिप और ड्यूल सिटीजनशिप में अंतर पूछा जाता है क्या, तो ड्यूल सिटीजनशिप क्या होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ के भी नागरिक हो, वहाँ के भी नागरिक हो। लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो समुद्र पार रहता है, जो मतलब समुद्र पार रहता है भारतीय मूल का व्यक्ति, तो उसके लिए इस तरीके की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब इसमें ऐसा है कि वो व्यक्ति बिना अपने देश का पासपोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, वो भारत का पासपोर्ट और वीजा चाहे तो उसको क्या है, पहले भारत की वो लेनी पड़ेगी, सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तब उसको पासपोर्ट वीजा मिलेगा। लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप में क्या है कि ओवरसीज सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो आपको अपने देश का पासपोर्ट और वीजा बिना त्यागे, मतलब बिना उसका परित्याग किए, बिना उसको छोड़े आपको भारत का पासपोर्ट और वीजा उपलब्ध करा दिया जाएगा और कुछ फैसिलिटी उपलब्ध करा दी जाएंगी। जैसे आप जो है जिसके पास ओवरसीज सिटीजन है वो यहाँ संपत्ति ले सकता है, संपत्ति ले सकता है और कुछ मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगा सकता है। अपने देश का अपना पासपोर्ट और वीजा उसको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, उसको पास में बिना नागरिकता दिए भारत का जो है ओवरसीज सिटीजनशिप के थ्रू पासपोर्ट और वीजा मिल जाएगा। मतलब संपत्ति धारण कर सकता है, एग्रीकल्चर नहीं मिलती है लेकिन बाकी संपत्ति धारण कर सकता है और क्या कर सकता है, संपत्ति धारण कर सकता है और पासपोर्ट और वीजा भारत का अपने देश की नागरिकता को त्यागे बिना प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कुछ चीजें नहीं प्राप्त है। जैसे ये वोट नहीं डाल सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जो वोट और इलेक्शन है उसको लिए आपको ओरिजिनल जो है सिटीजन होना पड़ेगा। तो ओवरसीज सिटीजनशिप से क्वेश्चन जो आता है वो आपको ध्यान रखिए। ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए पीआईओ कार्ड बनाया जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के जो लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसी कार्ड को जो है, अब ये कार्ड ना प्रोवाइड होके, अब जो 2015 के आसपास शायद जो है जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इस कार्ड को चेंज कर दिया गया। वही कार्ड है, बस नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके चेंज करके ओसीआई कार्ड किसकी जगह आया है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड की जगह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको समुद्री पारी नागरिकता में, ये वोट नहीं दे सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति ले सकते हैं और अपना पासपोर्ट और वीजा को बिना त्यागे वहां का भारत का भी पासपोर्ट और वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इनको पहले क्या कार्ड दिया जाता था, पीआईओ, अब इनको कौन सा कार्ड दिया जाता है, ओसीआई। ठीक है, थैंक यू। मेरे हिसाब से जितनी भी आपकी स्टैटिक चीजें हैं वो सब इस वीडियो में कवर हो गई हैं। हम एक छोटी सी और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सीए और एनआरसी को डिस्कस करेंगे और अब आपकी जो सीरीज है वो टूटेगी नहीं, चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।